हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन ट्रिक्स। देखिए, आज हम 7th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। इसमें हम देखें नगरों के बारे में, व्यापारी और शिल्पी जन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, मध्यकाल चल रहा है। मध्यकाल में कौन कौन से नगर किस किस चीज़ के लिए फेमस थे और कौन कौन से व्यापारी आते थे, किस किस चीज़ का व्यापार होता था, शिल्पी जन किस किस चीज़ के प्रकार की चीज़ें बनाते थे, तो ये सब आज हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। क्या वह एक मंदिर नगर था, या एक प्रशासनिक केंद्र, या एक वाणिज्यिक शहर, एक पत्तन नगर अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर था। पत्तन मतलब बंदरगाह। वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे, जैसे कि वे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों और शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। देखिए, ये मानचित्र दिया है। आप इस मानचित्र को ड्रॉ करना अपनी कॉपी में और अपने आगे रख लेना। जिस जिस शहर का नाम आएगा आप उसको हाईलाइट करना। इससे आपको सब माइंड में फिट हो जाएंगे ये सब। तो देखिए, यहाँ अजमेर है, वृंदावन है, ये व्यापार और शिल्प कला के लिए फेमस थे। ये सब सोमनाथ है, कलकत्ता है, और ये अहमदाबाद है, ये सूरत है, बरार है। और नीचे देखेंगे दक्षिण भारत में तंजावुर है। ये तंजावुर चोलों की राजधानी हुआ करता था। मदुरै ये पांड्यों की राजधानी थी। उरैयूर है, ये तंजावुर के पास है। महाबलीपुरम, तिरुवनमलाई है, कांचीपुरम है, तिरुपति है, ये मूसलीपट्टनम है, गोलकुंडा, और ये बीजापुर है, हम्पी है, यहाँ सूरत, और ये बम्बई है। ये सब, इन सब के बारे में आज हम देखेंगे। देखिए, प्रशासनिक केंद्र के बारे में पढ़ते हैं। तो अध्याय 2 में आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा था। देखिए, हम चोल वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसा कि वे 1000 साल पहले था, की यात्रा पर चलते हैं। तो देखते हैं कि तंजावुर किस लिए फेमस था। वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। देखिए, दक्षिण भारत में एकमात्र कावेरी नदी ही है जो 12 महीने बहती है। राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं। लोग नगर के वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम के मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया। अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया होगा उसने, इसीलिए उस पर लिखा है आज भी। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। तो देखिए, ये जो तंजावुर था ये मंदिर नगर भी था। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं जिनमें कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों में आकर अपना दरबार लगाते हैं। यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते हैं। नगर में सैन्य शिविर भी बने हुए हैं। नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है जहां अनाज, मसालों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती है। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरैयूर के सालीन बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे झंडियां बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियाँ तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के द्वीप बना रहे हैं। तो ये देखिए किस कई चीज़ों के लिए फेमस था ये नगर तंजावुर। देखिए, मंदिर और तीर्थ केंद्र, तो ये मंदिर और तीर्थ केंद्र के लिए भी फेमस था। तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करता है। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाते हैं।
वे मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थयात्रियों तथा पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्वोत्सव मनाए जाते थे। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। तो नगरीकरण के उदाहरण हैं मंदिर भी। देखिए, कांसा धातु, घंटा धातु और लुप्तमोम तकनीक। तो उस समय चोल काल में एक मूर्तियां बनाई जाती थी। ये देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है ये कृष्ण भगवान की। तो इस टाइप की मूर्ति, और ये वर्ल्ड फेमस मूर्तियां हैं, चोलकालीन मूर्तियां कांसे की होती थी ये। तो देखते हैं, देखिए कांसा बनाना किसने बताया था, किससे सीखा था? तो आपको याद होगा हड़प्पा काल में उन लोगों ने कांसा बनाना सीख लिया था, जो किसकी मिश्र धातु थी? कांसा एक मिश्र धातु होती है जो तांबे और रागे मतलब टिन के मेल से बनती है। घंटा धातु में रागे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। ये घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। क्या? टिन ज़्यादा मात्रा में होती है घंटे धातु में। चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ लुप्तमोम तकनीक से बनाई जाती थीं। क्या होती थी ये लुप्तमोम तकनीक? देखते हैं। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल दिया जाता था। फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता था और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। देखिए कितनी सुंदर मूर्तियां बनाते थे वो लोग, इसीलिए ये वर्ल्ड फेमस थी। आगे देखते हैं। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। शनि समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उनके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। देखिए, मंदिर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये लोग जो थे बड़ी संख्या में, जैसे पुजारी हुए, कामगार हुए, शिल्पी, व्यापारी, जो लोग बाहर से मंदिर को देखने के लिए आते थे, तो उन्हीं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये लोग मंदिर के आसपास ही घर बनाकर रहने लगे। इसी प्रकार उसके आसपास बसते गए और क्या हुआ? मंदिर नगरों का निर्माण हुआ। इस रीति से मंदिर के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में भिल्ल स्वामिन, भीलसा या विदिशा और गुजरात में सोमनाथ, ये मंदिर के ऐसे ही उदाहरण हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति हैं। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन उत्तर प्रदेश में है और तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु में ऐसे नगरों के उदाहरण हैं। अजमेर राजस्थान 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था और आगे चलकर मुगलों के शासन में वे सूबा किसे कहते थे? राज्य को मुख्यालय बन गया। यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये इसके अध्याय 8 में पढ़ेंगे हम इसके बारे में। यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे और उनके दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु सभी पंथों मतों में हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है, हमने अभी देखा था मैप में, आप देख लेना, जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आ रहे हैं। तो देखिए ये मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, ये ही यहाँ पे चिश्ती संप्रदाय की स्थापना करेंगे। ये देखिए मध्यकालीन में ही आए थे यहाँ, और कहाँ बसे थे ये? तो ये अजमेर में बसे थे। आगे देखते हैं। छोटे नगरों का संजाल, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं हम। बड़े और छोटे व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे। उनमें बंजारे लोग अध्याय 7 में पढ़ेंगे।
भी शामिल थे। कई व्यापारी, विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी, अपने संघ बनाते थे जिनका मुखिया होता था और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। चूंकि व्यापारियों को अनेक राज्य तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे। काफिला बनाकर मतलब कि बहुत सारे लोग एक साथ चलते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ या गिल्ड बनाते थे। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नानदेशी थे। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। इसके अलावा चेट्टियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसी समुदाय भी थे जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों व फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन से व्यापार करते थे। वे इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे और बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी दांत एवं दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टिन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। तो ये देखिए इन सब चीज़ों का व्यापार करते थे। पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाली भारतीय मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे और वहां से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाजार में पहुंचाते थे। उनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले जैसे काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था। ये चीज़ें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत खींच लाईं। समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप किस प्रकार बदला, इसके बारे में हम शीघ्र आगे पढ़ेंगे। तो देखिए ये सारी चीज़ें, ये काली मिर्च देखिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। कहाँ? केरल में। तो आपको याद होगा वास्को डी गामा आया था और काली मिर्च लेकर गया था यहाँ से और यूरोप जाकर बेचता था। देखिए काबुल के बारे में पढ़ लेते हैं। किस चीज़ के लिए फेमस था ये? काबुल अपनी पहाड़ी और विषम भू दृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। 17वीं शताब्दी में हीरो के एक सौदागर जो बेप्टिस्टे टैवर्नियर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार 30,000 रुपये का होता था, जो उन दिनों में एक बड़ी भारी रकम समझी जाती थी। काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताजे फल ऊँटों पर लाद कर लाए जाते थे और महाद्वीपीय तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। इसके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। तो देखिए गुलामों की भी बिक्री हुआ करती थी, काबुल से लाए जाते थे ये। और ये देखिए रेशमी गलीचे, रेशमी कपड़े, ताजे फल, मेवे, खजूर वहाँ के फेमस थे, इनका व्यापार होता था। अब देखते हैं नगरों में शिल्पकारी कहाँ कहाँ होती थी। देखिए नगरों में शिल्प पढ़ते हैं इसको। बीदर के शिल्पकार, बीदर कहाँ है आप मैप में देखेंगे, तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। पांजाल अथवा विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे, मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा ये राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। कौन कौन? ये देखिए लोहार, राजमिस्त्री, ये सब इनकी ज़रूरत पड़ती थी बड़े बड़े महल बनाने के लिए। इसी प्रकार सालियार या केको लार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे
कपास को साफ करना, काटना और रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे, जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। तो देखिए वस्त्र निर्माण के लिए कपास को पहले साफ करना होता है, उसको काटना होता है, रंगना होता है, तब जाके वस्त्र बनते हैं। तो इसको भी लोगों ने व्यवसाय बना लिया था अपना, और इसके लिए एक विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। आगे देखते हैं। ये देखिए चित्र है, ये पीतल के मोमबत्ती दान बनाया गया है, और इस पर देखिए काले रंग से काला आवरण है इसका। शहरों के बदलते हुए भाग्य। देखिए यहाँ देखेंगे हम कि कैसे छोटे छोटे शहर एक बड़े बड़े व्यापारिक केंद्र बन गए थे। कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद गुजरात में जैसे कुछ नगर बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए, लेकिन तंजावुर और अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए। अब क्या हो गया, अहमदाबाद ज़्यादा फेमस हो गया था। इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद मुर्शिदाबाद जो था रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। वह 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बन गया, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया। देखिए जब अंग्रेज लोग यहाँ पर शासन करने लगे थे तो उन्होंने मुर्शिदाबाद को कैपिटल भी बनाया था बंगाल की। तो उसी टाइम जो मुर्शिदाबाद था ये भी रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर गया था अंग्रेजों के टाइम में। आगे देखिए, लेकिन इस शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता में टिक ना सके। देखिए मुर्शिदाबाद में जो सूती वस्त्र बनाए जाते थे वो लोग हाथों से बनाते थे, और जो इंग्लैंड से बुनकर आते थे क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें थीं, और वो देखिए मशीनों से इतनी लागत नहीं लगती है। लोगों जो हाथ से बनाते थे उनमें टाइम भी ज़्यादा लगता था और लागत भी, तो वो थोड़े महंगे होते थे। लेकिन जो इंग्लैंड से आते थे वो सस्ते पड़ते थे लोगों को, तो यहाँ की मार्केटों में वहाँ का माल ज़्यादा बिकने लगा था इंडिया का, जैसे आज चाइना का बिकता है। आगे देखते हैं। देखिए हम्पी, मूसलीपट्टनम और सूरत नज़दीक से एक नज़र। हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। हम्पी की वास्तुकला बहुत फेमस थी, तो पढ़ते हैं। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के घाटी में स्थित है। कहाँ पर है ये? कर्नाटक में है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। तो विजयनगर साम्राज्य था एक, उसका केंद्र स्थल था हम्पी। हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसी किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था। देखिए ये क्या है? ये एक दीवार है, किलेबंदी की दीवार है ये, और इसमें कोई भी चूना या सीमेंट से हम जोड़ते हैं ईंटों को, वो मटेरियल यूज़ नहीं किया गया था। ऐसे ही ईंटों को जोड़कर दीवार बनाई गई थी, जो आज के टाइम में संभव नहीं है, ऐसे नहीं बन पाएगी। और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। देखिए ये एक चित्र है हम्पी के खंडर का, ये मिला है। आगे देखते हैं। हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी थे जिनमें कमल और टोडों की आकृति वाली मूर्तिकला के नमूने थे। 15वीं-16वीं शताब्दियों के अपने समृद्ध काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। उन दिनों हम्पी के बाजारों में मुस्लिम सौदागरों, चेट्टियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। ये देखिए हम्पी का एक विट्ठल मंदिर है, और ये देखिए रथ पर बना हुआ है। ये रथ है और ये मंदिर है। तो यहाँ के देखिए हम्पी के पूछा जाता है कि हम रथ मंदिर जो है हम्पी के बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि रथ मंदिर कहाँ है, तो ये हम्पी में है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है।
देखिए मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे और देवदासियों विरूपाक्ष मतलब शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। महानवमी पर्व जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। पुरातत्वविदों ने उन महानवमी मंच को खोज निकाला जहां राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार किया करते थे। तो देखिए जो महानवमी होती है, जो नवरात्रि होती हैं, 9 दिन तक नवरात्रि होती हैं, आज भी मनाई जाती हैं बहुत धूमधाम से। तो उस समय हम्पी में इसको बहुत बड़ा पर्व माना जाता है और तब से चला आ रहा है ये महानवमी। और अधीनस्थ व्यक्तियों से नजराने उपहार लिया करता था। वही विराजमान होकर राजा नृत्य एवं संगीत तथा मल्ल युद्ध के कार्यक्रम भी देखा करता था। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों में विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया था। कब हुआ था? 1565 में हम्पी का विनाश हो गया था। आप ये सारे देखिए, ये सारे जो शहर हैं इनको आप मैप में ढूंढेंगे कहाँ हैं ये। अब देखते हैं सूरत के बारे में। सूरत क्या था? पश्चिम का प्रवेश द्वार कहलाता था सूरत मुगल काल में कैम्बे, जो आज की खंबात है, और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्यिक केंद्र बन गया। वाणिज्यिक केंद्र क्या होता है? एक ऐसा स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता है। देखिए माल और खरीदा और बेचा जाता है, उसी को वाणिज्यिक केंद्र कहते हैं। सूरत औरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत से हज यात्री जो थे वो जहाज से यहीं से रवाना होते थे। सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहां सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे, इसीलिए इसको सर्वदेशीय कहते थे। 17वीं शताब्दी में वहां पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों के कारखाने एवं मालगोदाम थे। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। देखिए 100 जहाज खड़े रहते थे वहाँ। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थीं जो सूती कपड़ा, थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थीं। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों मतलब जरी के लिए प्रसिद्ध थे और उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। बाजार मतलब कि उन्हें बेचने के लिए मार्केट उपलब्ध थे। राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बना रखे थे। वहाँ भव्य भवन और असंख्य मनोरंजक स्थल भी थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकार कंपनियां थीं। उल्लेखनीय है कि सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों से मान्यता प्राप्त थी। देखिए हुंडी क्या होता है? हुंडी एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है। हुंडी को कहीं अन्य प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती है। किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधपतन प्रारंभ हो गया। इसके कई कारण थे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादकता की हानि हुई। देखिए मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा तो उत्पादकता और बाजारों की भी हानि होने लगी। पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण होने लगा और बम्बई, वर्तमान मुंबई से प्रतिस्पर्धा, जहां 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। तो देखिए आगे बचा है ये, तो हम अगली वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए जो यहाँ से हम पढ़ लेते हैं वास्को डी गामा और क्रिस्टोफस
क्रिस्टोफर कोलंबस, इन्होंने किस किस चीज़ की खोज की थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए। तो इंडिया की खोज किसने की थी, तो वास्को डी गामा ने ही की थी। कहाँ का था ये, तो ये पुर्तगाल का था। उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाला प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा, देखिए पुर्तगाल से चला था ये, और अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप कहाँ पर है ये, तो ये जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके नीचे वाला जो ये नीचे समुद्री मार्ग से यहाँ से होते हुए आया था, ये इंडिया से निकलकर और हिंद महासागर को पार करके भारत पहुँचा। आप ये सारी चीज़ें देखिए मैप में ढूंढेंगे, अटलांटिक महासागर, कैप ऑफ गुड होप और हिंद महासागर। उसे अपनी यात्रा, पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष का समय से भी अधिक लगा था। वह 1498 में कालीकट पहुंचा। कब पहुंचा था, 1498, या आप याद रखेंगे। और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। तो यहाँ से देखिए काली मिर्च लेकर गया था वो, और वहाँ उसने 60 गुना अधिक कीमत पर बेची थी। तो ये व्यापार करने लगा था। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 400 में से 2 जहाज नष्ट हो गए, 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए, और 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले गए या खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए। तो देखिए समुद्री मार्ग किसने खोजा था, तो वास्को डी गामा ने खोला था। वे अत्यंत, हाँ ये हो गया, सिद्ध हुए। और उसके बाद तो अंग्रेज, हॉलैंड वासी और फ्रांसीसियों नाविकों ने भी उसका अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। तो उसके बाद ही देखिए अंग्रेज और हॉलैंड वासी, फ्रांसीसी, ये सब आए थे भारत पहुंचने के लिए। समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य सुपरिणाम निकला जिसकी किसी को आशा नहीं थी। एक इटली वासी क्रिस्टोफर कोलंबस, कहाँ का था, इटली का था ये कोलंबस, ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसका सोचना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है इसलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है। वह 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा। आप देखेंगे वेस्ट इंडीज कहाँ है। वेस्ट इंडीज का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा है। देखिए वो पीछे की जो वास्को डी गामा था, ये पूरब की ओर इसने यात्रा की, तो ये इंडिया पहुंच गया था। अब अटलांटिक महासागर से ही होकर कोलंबस ने पश्चिम की ओर यात्रा शुरू की। इसने सोचा कि पृथ्वी तो गोल है, मैं पीछे से जाऊंगा और इंडिया पहुंचूंगा। लेकिन ये इंडिया नहीं पहुंचा, ये अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका के पूर्व में ही है वेस्ट इंडीज़, तो इसी का नाम इसीलिए वेस्ट इंडीज पड़ा कि ये वेस्ट इंडिया है। वेस्ट इंडिया पहुंच गया हूँ इसमें। इसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां आते रहे और उन्होंने मध्य और दक्षिण अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों की ही पहले वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। तो देखिए कोलंबस जो थे ये, इन्होंने अमेरिका की खोज की थी और वास्को डी गामा इन्होंने इंडिया की खोज की थी समुद्री मार्ग से। तो गाइज़ आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।